हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.6 के जो क्वेश्चन हैं वो मध्यमान प्रमेय पे आधारित हैं और मध्यमान प्रमेय के अंदर आपके दो थ्योरम्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक तो रोल का मध्यमान प्रमेय और एक लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय। जो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय है इसे प्रथम मध्यमान प्रमेय भी बोला जाता है। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले रोल थ्योरम से। तो अभी क्या करना है, हमें इन दोनों प्रमेयों के बारे में एक तो गणितीय रूप और एक इनका ज्यामितीय रूप, उन दोनों की चर्चा करनी है और उसके बाद में ही हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोल मध्यमान प्रमेय। देखिए, जो रोल का मध्यमान प्रमेय है, इस प्रमेय को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि आपको जो भी फलन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, यह फलन जो है वो एक वास्तविक मानीय फलन होना चाहिए। वास्तविक मानीय फलन मतलब इस फलन का जो मान आएगा x के लिए, जो भी इस फलन का मान आएगा वो कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। दूसरी बात, यह फलन जो है वो संवर्त अंतराल में परिभाषित होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फलन जो है जिसका प्रांत है ए बी, संवर्त अंतराल ए बी, और सह प्रांत इसका क्या है, आर। यहाँ से स्पष्ट है कि इस फलन का जो मान आएगा वो कैसा आएगा, वास्तविक आएगा। तो फलन इस रूप में है, ठीक है। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि फलन जो है वो इसी रूप के अंदर होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रोल मध्यमान प्रमेय के बारे में। देखिए, जो रोल मध्यमान प्रमेय है वो 3 शर्तों पर आधारित है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं, उन शर्तों को हम लिख लेते हैं। नंबर 1 कि दिया गया फलन संवर्त अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। यह रोल मध्यमान प्रमेय की पहली शर्त है कि जो भी आपको फलन दिया जाएगा वो फलन संवर्त अंतराल ए बी में संतत होना चाहिए। संवर्त अंतराल ए बी में संतत होने का मतलब यह है कि इस अंतराल के जितने भी बिंदु हैं उन सब बिंदुओं पर फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान, वो सभी मान आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये पहली शर्त है। अब इसके बाद में इसकी दूसरी शर्त कि दिया गया फलन विवर्त अंतराल ए बी में, विवर्त अंतराल का मतलब हुआ कि किनारे वाले बिंदुओं को छोड़ते हुए बाकी जो बिंदु हैं ए और बी के बीच में जितने भी बिंदु हैं उन सब पर। संवर्त अंतराल में क्या होता है कि ए और बी को शामिल करते हुए और उनके बीच के अंदर जितने भी बिंदु हैं, ए और बी के बीच में जितने भी बिंदु हैं उन सब बिंदुओं की बात की जाती है जिसमें ए और बी भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर ए और बी शामिल नहीं हैं, हाँ, इनके बीच वाले बिंदु सारे के सारे इसमें शामिल हैं। तो विवर्त अंतराल के अंदर ये जो फलन है वो क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और इसकी तीसरी शर्त है कि f ऑफ a बराबर होना चाहिए f ऑफ b के। मतलब जो किनारे वाले बिंदु हैं a और b, जो किनारे वाले बिंदु हैं उन बिंदुओं पर फलन का मान क्या हो, बराबर हो। अगर कोई फलन इन तीनों शर्तों का पालन करता है, अगर कोई फलन इन तीनों शर्तों का पालन करता है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर रोल प्रमेय जो है वो लागू होगी। तो यहाँ लिखेंगे, तो रोल प्रमेय के अनुसार तो रोल प्रमेय के अनुसार विवर्त अंतराल ए बी में, ठीक है, रोल प्रमेय के अनुसार विवर्त अंतराल ए बी में, इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु, और वो बिंदु मान लिया हमने सी, एक बिंदु सी ऐसा होगा या ऐसा जरूर होगा, ठीक है, ये बिंदु जरूर मिलेगा आपको अगर ऐसा हुआ। अगर ये तीनों शर्तों का पालन हो रहा है किसी फलन के लिए तो इस बिंदु का अस्तित्व होगा। तो एक बिंदु ऐसा जरूर होगा ताकि इस बिंदु पर फलन के अवकलन का जो मान है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। f डैश c बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये रोल प्रमेय है कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी फलन आपको दिया जाता है वह फलन 3 शर्तों का पालन करे। कौन कौन सी वो शर्तें हैं? पहली शर्त तो है संतत की,
कि संवर्त अंतराल में फलन क्या हो, संतत हो। दूसरी जो कंडीशन है वो है विवर्त अंतराल में फलन क्या हो, अवकलनीय हो। और तीसरी शर्त है कि सिरे के जो बिंदु हैं या जो किनारे वाले बिंदु हैं उन बिंदुओं पर फलन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे रोल प्रमेय लागू होती है। तो रोल प्रमेय के अनुसार विवर्त अंतराल में कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक बिंदु सी ऐसा जरूर होगा ताकि f डैश सी बराबर क्या हो, 0 हो। तो ये हमने इसका पढ़ा है गणितीय रूप। यह रोल प्रमेय का गणितीय रूप है। और आपके सिलेबस में इसका ज्यामितीय रूप भी दे रखा है, तो हमें ज्यामितीय रूप के बारे में भी अभी बात करनी पड़ेगी। तो देखिए रोल प्रमेय का ज्यामितीय रूप क्या है। तो देखिए ज्यामितीय रूप जो है उसको समझने के लिए हमें दो कंडीशन यहाँ पर आपके बुक में दे रखी हैं, दो स्थितियों की बात करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन जो है स्थिति नंबर 1, जब दिया गया फलन अचर हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि मान लीजिए कि फलन जो है वो कैसा है, अचर है। और अचर फलन कौन सा होता है वो आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि f ऑफ x बराबर k और इसको y के बराबर मान लो। ये हमने कोई एक अचर फलन मान लिया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो भी आपको यहाँ पे प्रांत दिया होगा उस प्रांत के अनुसार, कि प्रांत में से कोई भी बिंदु ले लीजिए, उन सब बिंदुओं के लिए फलन का जो मान है वो कितना आएगा, k आएगा। यह अचर फलन है। और अब हम देखते हैं कि इस अचर फलन के लिए इन तीनों शर्तों का पालन होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाएं सबसे पहले। देखिए x का मान चाहे कुछ भी है, फलन का जो मान है वो कितना आएगा, k आएगा। या यूं कहें कि y का मान जो है वो कितना आएगा, k आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो मान है y का वो कितना है, k है। x का मान चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, इन सब बिंदुओं के लिए जो y का मान है वो कितना है, k। तो ये हम सब जानते हैं कि अचर फलन का जो ग्राफ होता है ये इधर भी आएगा माइनस की तरफ भी। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको x के मान कैसे दे रखे हैं। तो आपको तो बस ये ध्यान में रखना है कि x का मान चाहे कैसा भी है, फलन का जो मान है वो कितना आएगा, k आएगा। तो ध्यान रखें कि अचर फलन का जो ग्राफ है वह ग्राफ x अक्ष के समांतर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब देखिए अंतराल कौन सा है, संवर्त अंतराल AB। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु है वो कितना है, A, और यहाँ पर जो बिंदु है वो कितना है, B। मतलब ये वाली दूरी मैंने जो x का मान है वो इतना A मान लिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसके अनुसार इसको हमने मान लिया B। और यहाँ इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसी अंतराल के हिस्से पे बात करनी है। मतलब इस बिंदु के लिए मान यहाँ पर आया और इस बिंदु के लिए मान यहाँ पर आया। मतलब हमें ग्राफ के बाकी हिस्से से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इस हिस्से को देखना है, इस हिस्से को, कि आपको इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक के हिस्से पे बात करनी है। तो पहली शर्त जो है कि दिया गया फलन जो है वो क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। संतत का मतलब होता है कि फलन का ग्राफ कहीं भी टूटना नहीं चाहिए उस अंतराल में। तो ये आपको साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक फलन टूटा हुआ तो नहीं है, तो इसका ग्राफ नहीं टूट रहा, तो इसका मतलब ये फलन जो है वो कैसा है, ये संतत फलन है। तो रोल प्रमेय की पहली कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की, कि फलन जो है वो कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। देखिए अवकलनीय के लिए मैंने आपको बताया था, जब हमने अवकलनीयता का चैप्टर किया था उसमें हमने ये बताया था आपको कि अवकलनीयता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, जैसे इसी फलन की बात कर लें, अगर यह फलन अवकलनीय है तो इस फलन का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ के किसी भी बिंदु पे आप अगर स्पर्श रेखा बनाओगे तो वो स्पर्श रेखा जो है वो क्या होगी, अद्वितीय होगी।
मतलब कोई फलन अगर अवकलनीय है किसी बिंदु पर, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बिंदु पर हम एक अद्वितीय स्पर्शरेखा की रचना कर सकते हैं। तो आप इस ग्राफ के अंदर कोई भी बिंदु ले लीजिए, अगर उस बिंदु पे स्पर्शरेखा बनानी है तो वो अद्वितीय ही बनेगी। ये खुद ही वो स्पर्शरेखा बनेगी, ये खुद वो स्पर्शरेखा है कि यहाँ पर स्पर्शरेखा बनानी है तो इस तरीके से यही बन जाएगी वापस, यहाँ पर स्पर्शरेखा बनानी है तो वापस यही बन जाएगी। मतलब ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर हम अद्वितीय स्पर्शरेखा की रचना कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह फलन कैसा है, अवकलनीय है। और अब बात करते हैं इस तीसरी कंडीशन की कि एफ ऑफ ए और बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी के। देखिए इसका यहाँ पर ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि जिस ऊंचाई से फलन स्टार्ट हुआ है उसी ऊंचाई पे फलन ख़त्म भी होना चाहिए। मतलब फलन का मान यहाँ से शुरू हुआ, अब फलन चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन ख़त्म जैसे यहाँ हो रहा है, यहाँ से फलन का मान शुरू हुआ ए के लिए और ख़त्म हुआ बी के लिए यहाँ पर। तो इस ऊंचाई से ग्राफ शुरू हुआ था, इसी ऊंचाई पे वापस ख़त्म हो रहा है। या यूँ कहें कि ये वाला जो मान है वो मान इस मान के क्या है, बराबर है। मतलब अपने इसी मान को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह मान तो x का है और x का मान यहाँ पे कितना है, a है। तो इसके संगत ये मान y का आया, मतलब यहाँ पर a लिखना है, x की जगह क्या लिखना है a, तो y का जो मान है वो आएगा k, मतलब यह मान बराबर है k के, ये k के बराबर हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो मान है वो भी किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। बस आपको वैसे तो ग्राफ के अंदर दिखाई दे ही रहा है कि ये एक तरीके का आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाला जो मान आएगा जिसको एफ ऑफ ए बोला जाएगा, वो मान एफ ऑफ बी के क्या होगा, बराबर होगा। आप लिखना तो लिख सकते हो कि एफ ऑफ ए का मान भी के आएगा और एफ ऑफ बी का मान भी क्या आएगा, के, क्योंकि फलन तो अचर है। फलन अचर है तो ए और बी का मान चाहे कुछ भी है, यहाँ यूँ बोलें कि एक्स का मान चाहे कुछ भी है, फलन का जो मान है वो कितना आएगा, के आएगा। यहाँ पर ए लिखो चाहे बी लिखो, उत्तर इसका के ही आना है। तो तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे लागू होती है। मतलब अचर फलन ऐसे फलन हैं जो रोल प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है इस लास्ट जो लाइन हमने लिखी है इसे, कि रोल प्रमेय के अनुसार विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा ताकि एफ डैश सी बराबर क्या हो, 0 हो। अब बात करते हैं कि ये जो एफ डैश सी है इसको अपने ज्यामितीय रूप में कैसे समझेंगे। तो यह भी मैंने अवकलनीयता के अंदर आपको बताया था। मैंने ये बताया था कि अवकलनीयता के लिए जो एफ डैश का जो अपने मान निकालते हैं, चाहे हम दायां अवकलज का मान निकालें चाहे बायां अवकलज का मान निकालें, तो वो जो अवकलज के मान होते हैं वो स्पर्श रेखा की प्रवणता को व्यक्त करते हैं। यह हमने साफ तौर पे वहाँ लिखा हुआ था कि एफ डैश सी प्लस 0 मतलब दायां अवकलज और एफ डैश सी माइनस 0 बायां अवकलज, या इसको एफ डैश सी भी बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमने 3 पद लिखे हैं, ये तीनों जो पद हैं ये स्पर्श रेखा की प्रवणता को व्यक्त करते हैं। तो अभी देखिए एफ डैश सी 0 मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है। अब किसी भी रेखा की प्रवणता 0 होने का मतलब होता है, ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी रेखा की प्रवणता 0 है, कि अगर m का मान 0 है, प्रवणता अगर 0 है, तो उसके लिए फिर tan थीटा भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री होने का मतलब कि x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण, तो कोई रेखा x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण 2 कंडीशन में बना सकती है, कि या तो वो खुद x अक्ष के संपाती हो जाए या फिर वो x अक्ष के क्या हो, समांतर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्या आप कोई ऐसा बिंदु बता सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कोई एक ऐसा बिंदु बताना है जिसके लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 हो जाए, या फिर यूँ बोल दें हम कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे मान लो ये बिंदु लिया, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची तो ये खुद स्पर्श रेखा बनेगी जो कि x अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री, m का मान 0 आ जाएगा, प्रवणता 0 हो जाएगी, मतलब एफ डैश सी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को अभी नोट करवा दूंगा ये कि एफ डैश सी का मतलब क्या है, इसको लिख देंगे अभी हमने। तो यहाँ पर कोई मर्जी बिंदु ले लो, चाहे यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, चाहे यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, चाहे यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, इस पूरे रेखाखंड पे आप कोई मर्जी बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा आएगी वो अद्वितीय होगी। नंबर 1 अद्वितीय तो होनी है क्योंकि फलन अवकलनीय है ये वाला। ठीक है, बस हमें तो ये देखना है कि वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है या नहीं है, तो वो भी होगा, कारण क्योंकि ये खुद फलन जो है वो x अक्ष के समांतर है
और इसी पे तो स्पर्शरेखा बनेगी, वो भी एक्स अक्ष की क्या रहेगी, समांतर रहेगी। तो प्रत्येक बिंदु के लिए, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु के लिए एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0 होगा प्रत्येक बिंदु के लिए। अब इस चीज़ को समझना कि प्रत्येक बिंदु के लिए 0, हमने वैसे तो 7.1 2 3 5 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और हम हर बार कांस्टेंट का अवकलन 0 भी करते आए हैं। तो वो 0 होता क्यों है, तो यहाँ से भी अपनी उस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो एफ डैश सी है वो अचर फलन है, सॉरी एफ सी जो था एफ एक्स ये अचर फलन है, और यहाँ पर अवकलन है उसका, ये अचर फलन का क्या है, अवकलन। तो अचर फलन का जो अवकलन है वो क्या होता है, 0 होता है। यह क्यों हुआ 0, तो ये हमने आज रोल प्रमेय से भी इसको समझा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बिल्कुल वैसे तो छोटी सी बात है कि कांस्टेंट के अंदर कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए कांस्टेंट का जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा। अब वो चीज़ यहाँ पर ग्राफ से समझाई है कि यहाँ पर प्रवणता 0 है, प्रवणता जो है वो यहाँ पर क्या है, 0 है, जिसके कारण इसका जो अवकलन है उस बिंदु पे वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अभी तो ये अचर फलन के लिए हमने बताया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फलनों की जो अचर नहीं हैं लेकिन इन कंडीशंस का वो पालन करेंगे। करते हैं इसको। तो अब हम करेंगे जब फलन अचर नहीं हैं, कि कोई भी एक फलन हो सकता है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और x बिलोंग्स टू ए बी और y बिलोंग्स टू r, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब हमें क्या करना है, ऐसे फलनों को यहाँ पर चुनना है, या यूं कहें कि फलन के ग्राफ इस तरीके से बनाने हैं जो रोल प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करते हों। एक बार वापस हम उन बातों को लिख लेते हैं शॉर्ट में कि ए बी में संवर्त अंतराल ए बी में संतत, विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय, और नंबर 3 एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तो ऐसा कोई फलन देखो जो इन तीनों शर्तों का पालन करता हो। तो देखिए सबसे पहले तो संतत की बात कर लेते हैं। संतत का मतलब है कि ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, नंबर 1 कि ग्राफ टूटे ना, कि ग्राफ ऐसा बनाना है जो टूटा ना हो, ठीक है ना। और उसके बाद में अपने अवकलनीयता की बात कर लेते हैं। अवकलनीयता का मतलब ये हुआ कि अद्वितीय स्पर्शरेखा की रचना हो सके, और अद्वितीय स्पर्शरेखा की रचना तभी हो सकेगी जब ग्राफ स्मूथ मतलब एक कर्व के रूप में चले। शार्पनेस जो है वो ग्राफ के अंदर नहीं होनी चाहिए, ग्राफ के अंदर ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो तीक्ष्ण हो और वहाँ पे एक से ज़्यादा स्पर्शरेखाएं बन जाए। तो पहले तो इन दोनों बातों के लिए। और तीसरी बात जो है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, जिस ऊंचाई से ग्राफ शुरू हुआ है उसी ऊंचाई पे ग्राफ ख़त्म होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, मतलब एक ग्राफ के रूप में ही हम उस एग्जांपल को बना रहे हैं इस तरीके से। ये लीजिए, यहाँ पर ये जो बिंदु है एक्स अक्ष के ऊपर, इस बिंदु को तो मैंने मान लिया ए, और इधर वाला जो बिंदु आएगा इसको मान लिया हमने बी। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये फलन कोई है y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए, इस फलन का ग्राफ है ये, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ का कोई हिस्सा नहीं है, इस चीज़ को मत देखना। ग्राफ जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, मतलब ये जो ऊपर आपको कर्व दिख रहा है ये वो ग्राफ है। तो अभी पहली कंडीशन, क्या यह फलन संतत है, तो बिल्कुल है, कारण ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। क्या ये फलन अवकलनीय है, तो बिल्कुल अवकलनीय है, कारण आप इन दोनों बिंदुओं को छोड़ दो, ए और बी को, इनके अलावा कोई भी बिंदु ले लो, चाहे आप यहाँ बिंदु ले लो, चाहे आप यहाँ बिंदु ले लो, चाहे यहाँ बिंदु लो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, आप कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु पर स्पर्शरेखा जो है वो अद्वितीय बनेगी। ऐसा नहीं है कि इस बिंदु पे एक से ज़्यादा स्पर्शरेखाएं बन जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब फलन अवकलनीय भी है, कि अद्वितीय स्पर्शरेखा बनती है तो फलन अवकलनीय है। और तीसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मान बराबर हैं या नहीं है। तो फलन का जो ग्राफ है वो स्टार्ट हुआ यहाँ से, मतलब इतनी ऊंचाई से, और इतनी ही ऊंचाई पे वापस ख़त्म भी हुआ। तो ये वाला जो मान होता है, ये वाला मान, इसको बोला जाता है एफ ऑफ ए। अगर ये एक्स का मान ए के बराबर है
तो ये y का मान आ जाएगा लंबवत वाला जो मान है, और इसी तरीके से यह जो मान है वो बराबर आएगा f ऑफ b के। ये कैसे आया कि y के बराबर f ऑफ x है, तो मुझे x का मान a मिला यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे a लिख दिया, तो ये दूरी f ऑफ a के बराबर आ जाएगी। और इसी तरीके से इस b के लिए ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर आ जाएगी, f ऑफ b के बराबर आ जाएगी। तो ये मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया है जो रोल प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करता है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हम यहाँ पर ऐसा कोई c ज्ञात कर सकते हैं, और वो c कैसा होना चाहिए, वो c होना चाहिए विवर्त अंतराल a और b, जो विवर्त अंतराल a b आएगा उसके बीच का कोई एक बिंदु होना चाहिए, कम से कम एक बिंदु c, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए, कम से कम एक c बिलोंग्स टू ए बी, विवर्त अंतराल ए बी ऐसा ज़रूर होना चाहिए ताकि f डैश c का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए f डैश c के 0 होने का मतलब क्या हुआ कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 हो जाए। ये अवकलन है, ये f डैश c जो है वो एक तरीके का अवकलन है। तो अवकलन आप याद रखेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता वही अवकलनीयता के अंदर ये मैंने आपको बताया हुआ है कि f डैश c का मतलब x बराबर c पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, आप f डैश c को कैसे याद रखोगे, f डैश c का मतलब है x बराबर c पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता 0, यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या, 0, मतलब m का मान 0, मतलब tan थीटा का मान 0, मतलब थीटा का मान 0 डिग्री, और थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब x अक्ष के समांतर हो वो रेखा, तभी वो थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मतलब कि मुझे यहाँ पर एक ऐसी स्पर्श रेखा बनानी है जो x अक्ष के समांतर हो जाए, तो वो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर बन सकती है, मतलब इस बिंदु पर। ये लीजिए, ये हमने एक स्पर्श रेखा बना दी। अब ये स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के क्या है, समांतर है, मतलब अब इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री का है। दो समांतर रेखाओं के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है, और ये वो बिंदु है जो होगा, इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, x बराबर क्या मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। तो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो क्या आएगी, जहाँ पर स्पर्श रेखा बनाऊँ, ये लीजिए ये स्पर्श रेखा बना दी, तो क्या ये स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो नहीं बनाएगी। हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो वो 0 तो नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु ले लूँ और स्पर्श रेखा बनाऊँ, तो ये स्पर्श रेखा भी x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण नहीं बना सकती। 0 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा है जो वो ऊपर यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रही है, और इसी बिंदु पर बनेगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इस तरफ बनाए या थोड़ा इधर बनाए, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर जो बिंदु होगा, मतलब इस बिंदु को हमने c माना हुआ है, तो x बराबर c पर ये हमने स्पर्श रेखा की रचना की है, और ये स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इस बिंदु का अस्तित्व तो है ना, हमें इसी चीज़ को देखना है कि क्या इस c का अस्तित्व होगा, तो बिल्कुल होगा। अगर कोई फलन रोल प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करता है तो आपको कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर मिलेगा, ताकि आप उस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है ऐसी बनाओ कि ताकि वो x अक्ष के समांतर बन सके। तो ये तो है कि कम से कम एक के लिए क्या 2 बिंदु मिल सकते हैं, तो उसके लिए देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये बराबर दिखाने के लिए। तो ये जो बिंदु है वो तो है A, और इधर वाला जो बिंदु है वो B। तो फलन संतत है, तो बिल्कुल संतत है, क्योंकि फलन का ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। अवकलनीय है, क्या अद्वितीय स्पर्श रेखा बनेगी, बनेगी। आप किसी भी बिंदु की बात कर लेना, उस बिंदु पे आप एक से ज़्यादा स्पर्श रेखा नहीं बना पाओगे। आप इस बिंदु की बात करो तो एक ही स्पर्श रेखा बनेगी, इस बिंदु की बात करें तो एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। चाहे किसी भी बिंदु की बात कर लेना, किनारे वाले बिंदुओं को छोड़ते हुए, बस इन दोनों के ऊपर नहीं बनानी अपने को स्पर्श रेखा, ठीक है, क्योंकि जो अवकलनीय है वो विवर्त अंतराल के अंदर देखना होता है। और अब तीसरी कंडीशन कि जिस ऊंचाई से फलन का जो ग्राफ है वो शुरू हुआ है, क्या उस ऊंचाई पे ख़त्म भी हुआ है, f ऑफ a और f ऑफ b के मान बराबर है या नहीं है। तो फलन जो है वो इतनी ऊंचाई से शुरू हुआ, इतनी ही ऊंचाई पे वापस ख़त्म हो गया,
या यूँ कहें कि ये वाला जो मान है, ये वाला मान वो इस मान के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ रोल प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन हो रहा है। तीनों शर्तों का पालन हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा अब कि कम से कम एक बिंदु सी ऐसा जरूर होगा ताकि एफ डैश सी का मान क्या हो, 0 हो। तो आपको ये देखना है कि इस ग्राफ के अंदर ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर बन जाए ताकि एफ डैश सी 0 हो जाए। तो ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, कि इन दोनों बिंदुओं पे जो स्पर्शरेखा बनी वो एक्स अक्ष के समांतर है। तो ये वाली जो स्पर्शरेखा है ये भी एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी, थीटा 0, टेन थीटा 0, m 0, प्रवणता 0, ठीक है, मतलब एफ डैश सी 0। और इसी तरीके से यहाँ पर जो स्पर्शरेखा बनी वो भी एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर भी थीटा का मान जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो बिंदु आ गए, एक C1 हो गया और एक क्या हो गया, C2। तो कम से कम एक बिंदु तो जरूर ही मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मिल सकते हैं। इसी तरीके से ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा तो कितने मर्जी बिंदु निकालो आप चाहे। इस तरीके से आप ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हो। तो जैसे एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, मतलब ये वो बिंदु हैं जिन पर स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर है और इन सब के लिए एफ डैश सी जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये है रोल का मध्यमान प्रमेय। अब हम बात कर लेते हैं लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की और इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों थ्योरम्स को अच्छे से देख लेते हैं, थ्योरम समझने के बाद में ही हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, इसे प्रथम मध्यमान प्रमेय भी बोला जाता है। प्रथम मध्यमान प्रमेय या लाग्रांज मध्यमान प्रमेय एक ही बात है। वही कि फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू संवर्त अंतराल ए बी और y बिलोंग्स टू r, कि y का मान r में से x का मान संवर्त अंतराल ए बी में से, मतलब वास्तविक मानीय फलन। यह लाइन हमने लिखी है वास्तविक मानीय फलन को दर्शाने के लिए कि फलन का मान कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन, इसमें भी वो 3 कंडीशन है जो रोल प्रमेय के अंदर पड़ी है, वही लाग्रांज मध्यमान के अंदर हमने 3 कंडीशन पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन तो वही सेम कि संवर्त अंतराल ए बी में फलन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, विवर्त अंतराल ए बी में फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये अलग है, वहाँ क्या था रोल में कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मान बराबर हों, यहाँ पर उसका उल्टा है कि एफ ऑफ ए का मान बराबर नहीं होना चाहिए एफ ऑफ बी के। मतलब जिस ऊंचाई से फलन शुरू होगा उस ऊंचाई पे वापस ख़त्म ना हो। तो अगर ऐसा हुआ, अगर किसी फलन के लिए इन तीनों नियमों का पालन होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का या प्रथम मध्यमान प्रमेय का। तो अगर ऐसा हुआ तो इस प्रमेय के अनुसार विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी, ठीक है, ऐसा जरूर होगा ताकि, अब यहाँ देखिए वो क्या कंडीशन है, ताकि एफ डैश सी बराबर, रोल में क्या था 0, यहाँ पर वो 0 नहीं है, बस यहाँ पर वो सूत्र में याद रखना पड़ेगा कौन सा है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस ए। मतलब 0 नहीं है, 0 की बजाय एक मान है एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए के बराबर। एफ डैश सी का ये मान होना चाहिए, कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। बात कर लेते हैं इसकी ज्यामितीय रूप की, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ऐसा ग्राफ बनाना है जो इन तीनों शर्तों का पालन करे। तो देखिए वो कैसा होगा। इस तरीके से मान लिया ये ग्राफ, ये बिंदु कौन सा, ए,
x बराबर a, और ये बिंदु b। फलन कौन सा है ये? y बराबर f ऑफ x, ठीक है। और यह जो मान है ये बराबर है f ऑफ a के, और ये जो मान है ये बराबर है f ऑफ b के। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये फलन संतत है? तो बिल्कुल है। टूटा हुआ ग्राफ नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ कहीं भी नहीं टूट रहा, तो संतत है। अवकलनीय, अद्वितीय स्पर्शरेखा। इस ग्राफ के अंदर जितने भी बिंदु हैं, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, एक ही स्पर्शरेखा बनेगी। एक बिंदु पे एक ही स्पर्शरेखा बनेगी, तो अवकलनीय भी है। तीसरा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मान बराबर हैं क्या? तो साफ दिखाई दे रहा है नहीं है। एफ ऑफ ए का मान इतना ही है, एफ ऑफ बी का मान इतना है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अब लैग्रांज प्रमेय के अनुसार हमें बताना है ये एफ डैश सी ऐसा क्यों आएगा। तो देखिए इस चीज़ को आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे कोई एक, और उस बिंदु के लिखेंगे निर्देशांक, मतलब इस बिंदु के लिए x और y का मान। तो इस बिंदु के लिए देखिए x का मान तो है a, y का मान ये आपको दिखाई दे रहा है f ऑफ a, ये y का मान, जैसे x का मान यहाँ पे a लिखा तो y का मान आएगा f ऑफ a, तो a कोमा f ऑफ a। और अब लिख लो इस बिंदु के निर्देशांक b कोमा f ऑफ b, ठीक है। हमने किनारे वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए। आप इनको नाम दे दो, इसको नाम दे दिया कैपिटल A और इसको नाम दे दिया कैपिटल B। मतलब A जो है वो जो है A कोमा एफ ऑफ A, और B जो है वो B कोमा एफ ऑफ B है। करना क्या है, देखिए एफ डैश सी, एफ डैश सी, एफ डैश सी क्या चीज़ है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। मतलब यहाँ पर हमें बनानी है स्पर्श रेखा की प्रवणता, सॉरी यहाँ पर बनानी है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो चलो बना देंगे, उसके लिए हमें सी पता होना चाहिए। वो सी आएगा कहाँ पे? वो सी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। वो सी इस पूरे ग्राफ पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो जो प्रवणता है वो इस मान के बराबर रहनी चाहिए। अब इस मान को अपने कैसे समझेंगे? तो वहाँ देखिए यहाँ ए और बी के बीच में अगर अपने ए और बी को आपस में मिला दें, अगर मैं ए और बी को आपस में मिलाता हूँ तो ये जो ए बी रेखाखंड बनेगा, ए बी रेखाखंड, ठीक है। इस रेखाखंड की क्या आप प्रवणता ज्ञात कर सकते हो? कक्षा 11 के सूत्र से प्रवणता ज्ञात करनी है दो बिंदुओं के लिए, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 क्या बनेगा? fb माइनस fa, और बटा में आएगा b माइनस a। मतलब इस रेखा की प्रवणता ये लो, ये आ गई। अच्छा, वो प्रवणता बराबर होनी चाहिए स्पर्श रेखा की प्रवणता के। ये मैंने आपको बताई थी इससे पहले, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, भूलना नहीं इस चीज़ को, कि एफ डैश सी जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो वो प्रवणता जो ए बी की है वो प्रवणता किसके बराबर होनी चाहिए? स्पर्श रेखा की प्रवणता के। इसने लिखा है ना ये कि ये दोनों मान आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो उसको स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर करना है। तो हम जानते हैं कि दो प्रवणताएं बराबर कब होंगी? ये भी प्रवणता का मान है और ये भी प्रवणता का मान है, तो दो प्रवणताएं बराबर करनी है। तो एक ही कंडीशन है कि वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है? एक ऐसी स्पर्श रेखा बनानी है जो इस ए बी रेखाखंड के क्या हो जाए? समांतर हो जाए। तो वो आप सबको पता है कि वो यही बन सकती है, यहाँ पर ये लीजिए। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये कौन से बिंदु पर है? ये है बिंदु यहाँ पर C। तो इस बिंदु पे ये स्पर्शरेखा बना दी, और ये स्पर्शरेखा है इस AB के समांतर। तो दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, ये हम जानते हैं। तो नीचे वाली जो स्पर्शरेखा है इसकी प्रवणता तो f' है, और ये जो ऊपर AB है इसकी प्रवणता ये रही। तो दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो रोल प्रमेय का तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा कि अगर कोई फलन लैग्रांज मध्यमान प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करता है तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के अनुसार इस फलन के ग्राफ पर कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा। इस फलन के ग्राफ पर कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा, ताकि इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता उस फलन के ग्राफ के किनारे वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, या बराबर होंगे मान। प्रवणताओं के मान आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
तो ये लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ है। अब बुक में एक अलग से नोट लगा के लिखा हुआ है कि अगर मैं इनको बराबर कर दूं, अगर हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को क्या कर दें, बराबर कर दें, तो क्या होगा। अगर ये बराबर होते हैं तो ये शर्त जो है वो बन जाएंगी रोल प्रमेय की। तो रोल प्रमेय की शर्त के अनुसार ये वाला जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को बराबर करूँगा, ठीक है, तो एफ बी और एफ ए ये जो माइनस है, दो बराबर संख्याओं को घटाएंगे तो 0 ही आता है। तो ये वाला जो मान है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय से रोल मध्यमान प्रमेय को व्युत्पन्न किया जा सकता है। कैसे कि अगर मैं तीसरी कंडीशन को चेंज कर दूं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मान हम क्या कर दें, बराबर कर दें, तो जो वो स्पर्शरेखा की प्रवणता है वो एक्स अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखिए कैसे कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को ऐसे तो करना है, जैसे इस ग्राफ को अपने ऐसे करेंगे तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उस समय ये जो स्पर्शरेखा जो ऐसे है वो ऐसी हो जाएगी, मतलब एक्स अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। और जैसे ही वो एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी एफ डैश सी का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल या कुछ इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं जो रोल प्रमेय और लैग्रांज मध्यमान प्रमेय पे आधारित हैं। पहले रोल के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में हम लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के कर लेते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है, शुरू करते हैं चलिए। तो एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको रोल प्रमेय की सत्यता की जाँच करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो रोल प्रमेय की वो 3 शर्तें, फलन संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए और सिरे वाले बिंदुओं पे फलन के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब बात है कि संतत के लिए क्या हम दाईं सीमा और बाईं सीमा को बराबर रखेंगे, क्या अवकलनीयता के लिए हम दायां अवकलज और बायां अवकलज के मान ज्ञात करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर हम किस तरीके से संतत की जाँच करेंगे और किस तरीके से अवकलनीयता की जाँच करेंगे, उस सब को मैं यहाँ पर डिटेल में लिख के बता रहा हूँ। अभी आपको उसी तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। देखिए इसे R1 भी आप लिखना चाहो तो liख सकते हो कि रोल प्रमेय की पहली शर्त क्या शर्त है, शर्त है कि संवृत अंतराल में संतत की जांच, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे कि संवर्त अंतराल में संतत की जांच। तो देखिए हमें बताना है कि यह फलन संवर्त अंतराल ये इसमें संतत है या नहीं है। तो अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो फलन दिए जाएंगे वो मानक फलन होंगे, मतलब ये ऐसे फलन होंगे जिनके बारे में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये संतत है या असंतत है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि e की पावर x एक चर घातांकी फलन है जो वास्तविक संख्याओं के लिए सदैव संतत होता है। मतलब ये हम जानते हैं, अपने ऐसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि e की पावर x जो कि एक चर घातांकी फलन है वास्तविक संख्याओं के लिए सदैव संतत होता है। यह हमने एक्सरसाइज 6 के अंदर पढ़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि क्या यह फलन इस अंतराल में भी संतत होगा। तो अगर वो वास्तविक संख्याएं हैं तो होगा। तो वास्तविक संख्याएं कि पाई, वैसे अगर अपने एंगल की बात करें तो वो 180 डिग्री है, और अगर अपने बात करें रेडियन की तो ये 3.14 समथिंग कुछ इस तरीके का मान है जो कि वास्तविक संख्या ही है, और उसमें 4 का भाग दोगे तो वो भी वास्तविक संख्या है। इसी तरीके से 5π/4 भी क्या है, वास्तविक संख्या ही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको अंतराल दिया हुआ है ये वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, हम ये बोल सकते हैं। मतलब ये किससे संबंधित है, ये वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। तो अगर वो वास्तविक संख्याएं हैं तो इसका मतलब ये जो e की पावर x है ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइन और कोस की। तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिकोणमितीय फलन भी अपने अपने प्रांत में
संतत होते हैं। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है वो सारे अपने अपने प्रांत में क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो साइन और कोस का जो प्रांत होता है वो भी वास्तविक संख्या होता है। साइन और कोस का प्रांत वास्तविक संख्या होता है, तो ये भी वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कोस भी क्या हुए, संतत हुए। तो सभी त्रिकोणमितीय फलन अपने अपने प्रांत में संतत होते हैं। अतः साइन एक्स तथा कोस एक्स ये दोनों भी क्या होंगे, संतत होंगे। ठीक है, आप इस अंतराल के बारे में यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। चलिए, अगर ये दोनों संतत हैं तो हमने संतत फलनों का बीजगणित पढ़ा था कि दो संतत फलनों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, कंडीशन दी इनके लिए भाग के लिए। बाकी जोड़ संतत होता है, घटाव भी क्या होता है, संतत होता है। तो यहाँ पे घटाव दिया हो तो आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि संतत फलनों का योग, घटाव और गुणा, ठीक है, संतत फलनों का जोड़, घटाव और गुणा सदैव संतत रहता है या सदैव संतत होता है। अतः e की पावर x साइन x माइनस कोस x दिए गए अंतराल π/4 से 5π/4 में संतत होंगे। तो इस तरीके से आपको, मतलब दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान ज्ञात नहीं करना, पर ये सारा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि चर घातांकी फलन हमेशा संतत होते हैं। साइन थीटा कोस थीटा वाले जो फलन है वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होते हैं, ये लिख दिया। फिर देख लो कि यहाँ पे जैसे घटाव है तो दो संतत फलनों का घटाव जो होता है वो संतत होता है। फिर इनका गुणा भी है, मतलब ये संतत है। ठीक है, ये संतत, दोनों का घटाव भी संतत। तो ये संतत फलन है और ये भी संतत फलन है। तो इन दोनों संतत फलनों का गुणा, वो गुणा भी क्या होगा, संतत होगा। तो उसके लिए मैंने ये लाइन लिख दी, वो अपने आप समझ आएंगे। तो अब हमने लास्ट में ये लिखना है कि जो ये फलन है कंप्लीट, इस अंतराल में क्या होगा, संतत होगा। तो ये तो होगी इसकी पहली कंडीशन। ठीक है, कि आपको पूरा डिटेल के अंदर लिखना पड़ेगा कि जो जो आप जानते हो वो सारा लिखना है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं R2 की, कि क्या ये फलन अवकलनीय है। अब अवकलनीय का कैसे पता लगेगा, तो अवकलनीयता के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन करेंगे, fx पहले लिख लेते हैं, e की पावर x साइन x माइनस कोस x। तो इसका अवकलन कर दो आप। तो f डैश x का मान देखिए, तो e की पावर x, ऐसा कैसा, साइन का अवकलन किया, कोस का करोगे माइनस का साइन। अब e का अवकलन वापस ही आ जाएगा, ये अवकलन आ गया इसका। e की पावर x कॉमन निकालोगे, जब e के x कॉमन निकालोगे तो वो कोस प्लस माइनस का और ये कोस प्लस का कर जाएगा, साइन और ये साइन जुड़ जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ 2e की x साइन x। तो ये आ गया फलन का अवकलन। तो अवकलनीयता के लिए क्या करना है, अवकलन करना है। और आपको देखना है कि इस अंतराल के लिए जो विवर्त अंतराल बनेगा, यह मान विवर्त अंतराल π/4 से 5π/4। ठीक है, इसका विवर्त अंतराल लिख लिया। अब ये खुद को आपको सोचना है ये कि क्या ऐसा कोई मान है क्या जो उस अंतराल के लिए इसको अनंत बना दे या अपरिभाषित बना दे। क्या ऐसा कोई अंतराल है, क्या ऐसा कोई बिंदु है। मतलब आपको यहाँ से कोई भी एक एंगल, मतलब ये 45 डिग्री है और वो 225 डिग्री है, तो 45 डिग्री और 225 डिग्री के बीच में जितने भी बिंदु हैं या जितने भी एंगल हैं, उन सब एंगल्स की बात करनी है, वो यहाँ पर लिखने हैं। तो इसका मान क्या अनंत बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। इसका मान कभी भी अनंत नहीं आएगा। e की पावर x का जो मान होता है वो धनात्मक रहता है, अनंत से छोटा रहता है। और साइन का हम मान जानते ही हैं कि -1 और +1 के बीच में रहता है। तो न तो ये अनंत बना न ये अनंत बना, तो इनका गुणा भी अनंत नहीं बन पाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि यह मान विवर्त अंतराल में
विवर्त अंतराल में परिभाषित है। देखिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, पर एक दो बार इस तरीके से जब आपको लिखने की आदत हो जाएगी तब ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। हालांकि यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, अभी मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, वहाँ पर भी वहाँ आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको डिटेल में करवा रहा हूँ कि पहले तो संतत की जांच हो गई और अवकलनीयता के लिए अवकलन करना है और वो अवकलन परिभाषित होना चाहिए। बस आपको इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई फलन अवकलनीय हमें सिद्ध करना है तो उसका पहले अवकलन कर दो और वो अवकलन उस विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, परिभाषित, मतलब उसका मान अनंत नहीं बनना चाहिए। तो ये परिभाषित है, दैट मीन्स फलन क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे कि फलन अवकलनीय है। तो पहली शर्त का पालन हो गया, दूसरी शर्त का पालन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी शर्त की, जिसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मान जो है वो क्या होने थे, बराबर होने थे। यहीं करवा देता हूँ। ये देखिए ए का मान तो है 45 डिग्री और बी का मान है 225 डिग्री। यहाँ आएगा 45, मतलब पहले ए के लिए और फिर इसको लिखना है किसके लिए, बी के लिए। तो पहले आपको यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 45 लिखना है। इसको छोड़ दीजिए। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। तो दोनों के मान बराबर हैं, तो दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप सीधा लिख देना एफ ऑफ ए का मान कितना, 0। अब देख लो एफ ऑफ बी का मान 225 डिग्री के लिए, तो वही सेम ही बनेगा। ये साइन 225 डिग्री, तो साइन 225 डिग्री, 225 डिग्री जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है। साइन का मान भी माइनस में आएगा, कोस का मान भी माइनस में आएगा और दोनों के मान आएंगे बराबर, क्योंकि वो 45 डिग्री वापस बनेगा। मतलब एक 225 है ना, उसको लिख लेंगे 180 प्लस में 45 और फिर वो जो वापस साइन 45 और कोस 45 के रूप में चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे। तो वो आप करके देख लेना, आपने कक्षा 11 में उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो साइन 225 डिग्री का मान होता है -1/√2, कोस 225 का मान भी होता है -1/√2। तो यहाँ पर -1/√2 जब लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस का 1/√2, तो माइनस का 1/√2 और प्लस का 1/√2, तो ये वाला मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये जो फलन है वो रोल प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करता है। मतलब यहाँ पर अब रोल प्रमेय लागू हो जाएगी। रोल प्रमेय लागू हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में सी का मान निकालना पड़ेगा और सी का मान निकालने के लिए एफ डैश सी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। करते हैं इसको पूरा। तो यहाँ रोल प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन होता है। अतः विवर्त अंतराल के बीच में उसका विवर्त अंतराल, अतः कम से कम एक बिंदु C और वो C बिलोंग करेगा विवर्त अंतराल में। तो कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा ताकि एफ डैश सी बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अवकलन तो आपने कर ही रखा है, बस आपको यहाँ पर सी लिखना है एक्स की जगह। दैट एम्प्लाइज बराबर क्या, 0। अब देखिए यहाँ पर आप लिखोगे ई की पावर सी जो है वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये आप जानते हैं कि इस अंतराल के अंदर जितने भी बिंदु हैं, या विवर्त अंतराल के अंदर मान लो विवर्त अंतराल में जितने भी बिंदु हैं उन सब बिंदुओं पे ये मान क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। देखिए ई की पावर जो कुछ भी हो, ए की पावर कुछ भी हो वास्तविक संख्या, इसका मान कभी भी 0 नहीं आता, 0 से हमेशा बड़ा ही आता है। तो आप लिख देंगे कि ये तो 0 नहीं हो सकता ना, ये 2 0 है, तो इसका मतलब इनको मैं 0 के बटा में ले जा सकता हूँ। तो ये जब 0 के बटा में जाएंगे तो 0 बटा कोई संख्या 0 बन जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि साइन सी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। और हम जानते हैं साइन सी, साइन का मान 0 कब होता है,
अब ध्यान देना, अगर आप यहाँ लिख दो 0 डिग्री तो ये गलत है। हालांकि वैसे तो सही है कि साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, लेकिन 0 लिख नहीं सकते, अंतराल का ज़रूर ध्यान में रखना है। 45 डिग्री और 225 डिग्री के बीच में देखना आपको कि 45 डिग्री और 225 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पे साइन का मान 0 होता है। तो वो बिंदु कौन सा होगा, वो बिंदु होगा 180 डिग्री। मतलब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 180 डिग्री, या यूँ कहें कि पाई, और पाई बिलोंग करेगा π/4 से 5π/4 के बीच में। तो इस तरीके से आपको रोल प्रमेय का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी इसके 1-2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फलन दे रखा है mod x और अंतराल दिया हुआ है समवर्त अंतराल -1 से +1। बताना है कि रोल प्रमेय यहाँ पर लागू होगी या नहीं होगी। तो मापांक फलन भी संतत फलन होते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो इसके बारे में आप डायरेक्ट लिख देंगे कि फलन संतत तो है, ठीक है, लेकिन मापांक फलन अवकलनीय नहीं होते उन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं पर मापांक का मान 0 आता है। मतलब इसका मान जिस बिंदु पे 0 बनेगा ये उस बिंदु पे अवकलनीय नहीं है। मान लीजिए आपको फलन ऐसा दिया होता, तो इसका मान 0 बनेगा x = 1 पर, तो ये x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो उसी तरीके से ये 0 बनेगा 0 पे, तो मैं बोलूँगा कि x = 0 पर mod x अवकलनीय नहीं है। और mod x का ग्राफ बनता है इस तरीके से, मतलब ये जो v की शेप है ये mod x का ग्राफ है। और ये जो बिंदु है x का मान यहाँ पे 0, आप इस बिंदु पर एक से ज़्यादा स्पर्शरेखाओं की रचना कर सकते हो। यहाँ पर एक स्पर्शरेखा ये बन सकती है, कितनी भी बन सकती हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो अद्वितीय स्पर्शरेखा नहीं बन रही इस बिंदु पे, तो इसका मतलब ये फलन अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लिख देंगे कि रोल प्रमेय यहाँ पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि दूसरी शर्त का पालन नहीं हो रहा। तीनों शर्तों का पालन होगा तभी रोल प्रमेय लगेगी। तीनों में से अगर एक भी शर्त का पालन नहीं होता तो रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। ये 2 क्वेश्चन ई और एफ रोल प्रमेय की ही बात करनी है, यहाँ पर लागू होती है कि नहीं होती। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन जो होता है प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है, और इसका ग्राफ अगर अपने बताएं कि x = 0 पर फलन का मान 0 था, फिर 0 से लेके 1 तक फलन का मान 0 ही रहता है। मतलब इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बनाया था, फिर यहाँ पे होल बनाया था, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से। मतलब मापांक फलन जो है वो असंतत फलन है, कारण इसका ग्राफ अलग अलग हिस्सों में बनता है, टूटा हुआ ग्राफ है ये। तो ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे रोल प्रमेय लागू नहीं हो सकती क्योंकि पहली कंडीशन ही यहाँ पर फेल है। तीनों कंडीशन जब लागू होंगी तभी हम सी वाली कंडीशन पे जाएंगे और बोलेंगे कि रोल प्रमेय लागू हो रही है। पहली कंडीशन फेल है, आगे की कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, रोल प्रमेय लागू नहीं होती। अब आते हैं यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में देखना है कि ये फलन संतत है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं, ये और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मान बराबर हैं या नहीं। तो संतत को अगर चेक करना है तो आप क्या करोगे, जिस बिंदु पे फलन का मान अलग अलग हो रहा है कि 1 तक के लिए तो ये फलन है, 1 से बड़े के लिए ये वाला फलन है, तो 1 पे फलन का मान टूट रहा है। मतलब 1 पे 2 आपको अलग अलग फलन दे रखे हैं, आप उन दोनों को ही चेक करोगे। कैसे? आप लिखोगे x = 1 पर बाईं सीमा। तो x = 1 पर बाईं सीमा मतलब 1 से छोटा मान, 1 से छोटा मान ये ऊपर वाले में है, तो यहाँ पे 1 लिख दो डायरेक्ट। तो 1 का स्क्वायर + 1 कितना बनेगा 2। फिर x = 1 पर दाईं सीमा 1 से बड़ा मान, 1 से बड़ा मान ये रहा, यहाँ पे लिखो 1, 3 - 1 ये भी कितना आएगा 2। और फिर लिखोगे x = 1 पर फलन का मान। तो x = 1 कहाँ पर है, ये रहा बराबर का निशान, तो यहाँ पे x का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिखो। तो 1 का स्क्वायर + 1 ये भी कितना आएगा 2। तो ये तीनों मान आपस में बराबर है, तो इसका मतलब फलन संतत तो है, कोई दिक्कत नहीं है कि फलन संतत है। चलिए अब बात कर लेते हैं अवकलनीयता के लिए।
तो अवकलनीय के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका अवकलन कर दो, ये लीजिए एफ डैश एक्स, इसका अवकलन करोगे 2x, इसका अवकलन करोगे -1, बिंदु ये रहेंगे। चलिए दायां अवकलज और बायां अवकलज किस पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर बायां अवकलज 1 से छोटा मान, 1 से छोटा मान ये रहा, यहाँ पे 1 लिख दो सीधा ही, 2 × 1 कितना आएगा 2। ये किसका मान है, बायां अवकलज का मान है। वापस देख लो कि हमें x बराबर 1 पर जैसे बायां अवकलज निकालना है, तो अवकलन के अंदर क्या करोगे, जहाँ 1 से छोटा मान है वहाँ पर आप 1 लिख दो कि 1 से छोटा मान इस ऊपर वाले में है, बायां अवकलज निकालना है तो 1 से छोटा मान लेना पड़ेगा, वो ऊपर वाले में है, ऊपर वाले अंतराल में है, तो यहाँ पर x का मान 1 लिख दो, तो 2 × 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब निकालना है दायां अवकलज, तो दायां अवकलज के लिए आपको मान लेना पड़ेगा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा मान नीचे वाले में है, कितना है उत्तर सामने -1। तो ये दोनों मान क्या हैं, अलग अलग हैं, बायां अवकलज और दायां अवकलज, इन दोनों के मान अलग अलग हैं। इसका मतलब यह फलन अवकलनीय नहीं है। फलन अवकलनीय नहीं है तो रोल प्रमेय की दूसरी शर्त का यहाँ पे पालन नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। तो इसी तरीके से बस इसको इतना ही करना है, इस क्वेश्चन को भी, कि इन दोनों में रोल प्रमेय लागू नहीं होती। अब आप क्या करोगे, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड और फोर्थ मतलब बी और डी, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। और बता दूं मैं ये कि दोनों ही क्वेश्चंस में रोल प्रमेय लागू होगी। फलन संतत भी है, अवकलनीय भी है, और सिरे वाले बिंदुओं पे फलन का मान बराबर भी है। आप करके देख लेना इस दोनों क्वेश्चंस को। और इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है उसका फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों आप खुद करोगे, बी और सी ये मैं करवा देता हूँ। तो वही रोल प्रमेय का क्वेश्चन है। पहली कंडीशन संतत की आप खुद लिखेंगे, चरघातांकी फलन संतत होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन संतत होते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए, तो संतत फलनों का गुणा भी क्या होगा, संतत होगा। पहली लाइन आप डायरेक्ट लिखेंगे कि e⁻⁻x सदैव संतत, साइन सदैव संतत, ठीक है, अपने अपने प्रांत में। वैसे इसका प्रांत वास्तविक संख्या ही होता है तो सदैव संतत ही होगा, उसमें भी संतत होगा चाहे कुछ ही आ जाए। और अब बात कर लेते हैं कि इनका गुणा, वही कि दो संतत फलनों का गुणनफल ये गुणनफल क्या होता है, सदैव संतत होता है। तो पहली कंडीशन तो लागू हो जाएगी, चरघातांकी फलन संतत फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन अपने अपने प्रांत में संतत होते हैं, इनका गुणनफल जो है वो भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। हम ये जानते हैं, नियम है। तो पहली कंडीशन लागू होती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की, अवकलनीयता वाली। उसके लिए इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो f'(x) e⁻⁻x ऐसा कैसा, साइन का अवकलन किया, कोस, फिर प्लस लगा के e का अवकलन करेंगे, वो माइनस आगे आ जाएगा, e का अवकलन e, -x का अवकलन -1, और इधर sin x। क्या यह मान अनंत बन सकता है इस अंतराल के लिए 0 और पाई को छोड़कर? तो नहीं बन सकता, क्योंकि कोस और साइन के मान -1 और +1 के बीच में रहेंगे, और ये जो चरघातांकी फलन होते हैं इनके मान जो होते हैं वो भी वास्तविक संख्याओं के बीच में ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका मान अनंत तो नहीं बन सकता। या सीधे शब्दों में बात करें तो ये परिभाषित है, सिर्फ इतना लिख दो काम चल जाएगा। और ये परिभाषित है, जिसका मतलब ये हुआ कि यह फलन भी कैसा फलन है, यह फलन अवकलनीय फलन है। ठीक है, संतत हो गया, अवकलनीय हो गया। अब बात करते हैं किनारे वाले जो बिंदु हैं, मतलब a बराबर 0 पर f(0), साइन 0 का मान 0 होता है, और e⁻⁻0 का मान 1 बन जाएगा। इसको बटा में ले जाके सोल्व कर सकते हो, तो हल करने में इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से b बराबर पाई, साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो गुणा में संख्या हो तो वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब f(a) और f(b) का मान बराबर है। मतलब रोल प्रमेय की तीनों शर्तों का यहाँ पे पालन होता है। संतत है फलन, अवकलनीय है, किनारे वाले बिंदुओं पे फलन का मान भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब f' c का मान 0 आएगा, और वो जो c है वो
विवर्त अंतराल, इसका जो विवर्त अंतराल बनेगा उसमें परिभाषित होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। तो अवकलन ये रहा, यहीं कर देते हैं। एफ डैश सी को क्या करना है, 0 करना है। तो e की पावर माइनस सी कोस सी, e की पावर माइनस सी साइन सी 0। तो e की पावर माइनस सी को कॉमन निकाल के 0 के बटा में ले जाना, तो बचेगा कोस सी माइनस साइन सी बराबर 0। साइन सी उधर चला जाएगा तो कोस सी बराबर साइन सी आ जाएगा। कोस को साइन के बटा में ले जाओ, इधर 1 आ जाएगा, उधर tan सी, तो सी का मान आएगा 45 डिग्री। तो क्या 45 डिग्री है इसमें, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहाँ पर रोल प्रमेय सत्यापित हो चुकी है। अब करते हैं इसका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी रोल प्रमेय का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि यहाँ पे रोल प्रमेय सत्यापित किस प्रकार से होगी। तो पहले तो संतत की जांच करनी है, फिर अवकलनीयता की जांच करनी है, और फिर किनारे वाले बिंदुओं पे फलन का मान देखना है कि बराबर है या नहीं है। तो देखिए फलन संतत है या नहीं है, इसका कैसे पता लगेगा। तो अब एक और तरीका देखिए संतत फलनों को सिद्ध करने का, कि कोई फलन संतत है उसको किस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं, या संतत नहीं है तो भी कैसे सिद्ध करेंगे। तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपको फलन दिया जाता है और जो आपको अंतराल दिया होगा, इन दोनों के अनुसार देखना है कि इस फलन के अंदर ये अंतराल वाले बिंदु रख के देखने हैं। अगर फलन का मान अनंत आ गया या रूट में माइनस आ गया, ठीक है, अनंत या फिर रूट में माइनस, अगर इन दोनों में से कुछ भी आ गया तो हम बोलेंगे कि यह जो फलन है वो असंतत है। अनंत आ गया तो असंतत, रूट में माइनस आ गया तो भी असंतत। तो देखिए क्या यहाँ 0 से लेकर 1 तक कोई ऐसा बिंदु है जो इसको अनंत बना दे। तो अनंत बनाने वाला तो कोई बिंदु नहीं है यहाँ पे, वो तो हमें साफ पता लग ही रहा है। अनंत तभी बनता है जब किसी संख्या के बटा में 0 आ जाए। तो यहाँ पर संख्या के बटा में 0 आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब क्या इसका मान रूट के अंदर माइनस में आ सकता है क्या। तो कोई एक एग्जाम्पल लेके देख लो, जैसे 1/2 रख के देख लेना, यहाँ पे आप कर लेना ये खुद अपने आप, तो नहीं आएगा। तो आप सीधे लिखेंगे कि यह फलन संवर्त अंतराल 0 से 1 के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। दैट इम्प्लाइज फलन क्या है, फलन संतत है। हो गया। चलिए अवकलनीयता के लिए वही तरीका कर दो, इसका अवकलन। तो अवकलन करने से पहले अपने इसको थोड़ा सा एक चेंज करके लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का मैंने अंदर गुणा कर दिया। चलो करो अवकलन करो पहले रूट का। रूट का अवकलन होएगा 1/2 रूट, और अब कर दो अंदर वाले का, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब एफ डैश एक्स बराबर आ गया 1 माइनस का 2x। ये लीजिए। अब अवकलनीयता के लिए देखिए क्या करना है, यहां से जो विवर्त अंतराल बनेगा बन गया। इस विवर्त अंतराल के अंदर क्या ऐसा कोई बिंदु है जो इसको अनंत बना दे, नहीं बनेगा। आप रख के देख लेना, इस विवर्त अंतराल के अंदर भी ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो इसको क्या करे, अनंत बना दे। तो आप क्या लिखोगे के लिए, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, परिभाषित है। इसका मतलब फलन क्या है, अवकलनीय है। ठीक है। अब बात करते हैं अपनी इसकी तीसरी शर्त की। ये इसकी पहली शर्त, ये इसकी दूसरी शर्त। तीसरी जो शर्त थी कि 0 और 1 पे फलन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो x बराबर 0 पर 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 आ गया, और 1 माइनस 1 करोगे वो भी क्या आएगा, सॉरी 0। तो फलन का मान जो है किनारे वाले बिंदुओं पे वो बराबर है कि f ऑफ 0 का मान f ऑफ 1 के इक्वल है।
अब क्या करना है, अब रोल प्रमेय के अनुसार सी का मान निकालना है और सी के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश सी को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी लिख दो, यहाँ यहाँ यहाँ, तो 1 माइनस 2c बटा में 2 रूट c माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ये 0 के गुणा में चला जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा 0 के तिरछा गुणा कर लेना, तो c का मान आएगा 1/2 और 1/2 क्या इसमें है क्या, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रोल प्रमेय पूरी तरह से लागू है। तो ये तो हो गए सारे रोल प्रमेय के क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसके लैग्रांज प्रमेय के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। तो शुरू की 2 कंडीशन तो वही थी जो रोल प्रमेय के अंदर थी कि फलन संतत होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो ध्यान देना, दिया गया फलन एक बहुपद है और हम जानते हैं कि जो बहुपदीय फलन होते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए संतत भी होते हैं और साथ में अवकलनीय भी होते हैं। जो बहुपद होता है वो संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। वो लाइन आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दोगे कि प्रत्येक बहुपदीय फलन वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होते हैं, संतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। ये हम जानते हैं, ऐसा करके लिख देना आप कि बहुपदीय फलन वास्तविक संख्याओं के लिए संतत व अवकलनीय दोनों ही होते हैं। तो दिया गया फलन भी क्या होगा, संतत भी होगा और साथ में क्या होगा, अवकलनीय भी होगा। अब बात कर लेते हैं अपनी इसकी तीसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या थी इसकी कि a और b के लिए जो मान आएगा, जैसे a का मान -2 और b का मान 3 है, तो f ऑफ -2 -2 यहाँ लिख दो, तो -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 2 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना आया, 12। सही है, 4 6 10 तो 12। और 3 के लिए तो यहाँ पर 3 लिखो, 9 -9 प्लस 2 कितना आया, 2। क्या ये दोनों मान बराबर हैं, नहीं है, मतलब f ऑफ -2 बराबर नहीं है f ऑफ 3 के। इसका मतलब यहाँ पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन हो रहा है। फलन संतत भी है, अवकलनीय भी है और किनारे वाले बिंदुओं पे फलन का मान अलग अलग भी है। तो अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए c का मान निकाला जाता है और वो c का मान निकालने के लिए सूत्र क्या था कि FB माइनस FA बटा में B माइनस A। मतलब इससे जो विवर्त अंतराल बनेगा उस विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु C जो है वो बिलोंग करना चाहिए -2 से +3 के बीच वाले बिंदुओं के। तो देखते हैं C का मान क्या आता है। तो अभी हमें फलन का अवकलन भी करना पड़ेगा, तो इसका पहले अवकलन कर लेते हैं। तो फलन का अवकलन कितना आएगा, x² का अवकलन 2x तो 2c, 3x में x का अवकलन 1 हो जाएगा तो -3 रह जाएगा और 2 का कांस्टेंट है 0। आई बात समझ में, इसका अवकलन किया मैंने, आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो 2x - 3, बस यही बनेगा। x² का 2x और इस x का 1, 2 का 0 हो जाएगा और मैंने x की जगह c लिख दिया, x की जगह c। ये फलन का अवकलन आ गया। FB, तो FB का मान ये रहा, FB का मान 2, FA 12 और फिर नीचे B माइनस A, 3 में से ये 2 घटाना है माइनस का। ये लो सारे मान लिख दिए जो भी थे। तो C का मान निकल जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन करके, 2C - 3 बराबर माइनस का 10 बटा में 5, 5 दूनी 10। तो C का मान कितना आया, 1/2। तो क्या 1/2 है इसमें, तो बिल्कुल है। तो इस तरीके से आपको लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपको यहाँ पर बस ये सूत्र जो है ना, ये वाला, इस सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा। कारण फलन के मान यहाँ पर A और B पे अलग अलग हैं। अगर बराबर होते तो रोल प्रमेय लग जाती और रोल प्रमेय लग जाती तो ये 0 हो जाता, सारा 0 हो जाता, तो फिर ये 0 हो जाता,
ये 0 हो जाता तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता तो सी का मान आ जाता 3/2। अगर ये रोल प्रमेय का क्वेश्चन होता तो ये लग्रांज मध्यमान प्रमेय का क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पे सी का मान इस तरीके से निकाला। और ये लग्रांज मध्यमान प्रमेय का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि फलन का मान यहाँ पर क्या आया, अलग अलग आया इसलिए। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थ्योरम्स हैं और ऐसा कभी भी हमने पहले पढ़ा नहीं हुआ। यहाँ पर संतत की अवधारणा, अवकलनीयता और अवकलन के कुछ टॉपिक वो सारे यहाँ पर अब मिक्स हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको संतत की नॉलेज अच्छे से हो, अवकलनीयता की नॉलेज अच्छे से हो और अवकलन करके आपको मान वगैरह निकालने आने चाहिए। तो आप अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर डाउट हो तो आप बिना कोई संकोच किए पूछ सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर करके देख लेना, साथ में एग्ज़ाम्पल साथ साथ करते रहना, बाद में आपको दिक्कत ना आए। जिससे इसके एग्ज़ाम्पल 25वां जो एग्ज़ाम्पल है वो ज़रूर कर लेना, इससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा 23वां एग्ज़ाम्पल हो गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल लगभग सारे देख ही लेना। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं।